हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज। इंडियन हिस्ट्री हम कर रहे थे। इंडियन हिस्ट्री में हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट का हमने फर्स्ट फेस किया था 1885 से 1905 तक। आज हम जो है उसी को कंटिन्यू करके 1905 से आगे जो है स्टार्ट करेंगे। अब 1905 के बाद जो पीरियड आता है उसे क्या कहते हैं, एरा ऑफ एक्सट्रीमिज्म। अब हम जो नेशनल मूवमेंट करेंगे वो कब से कब तक करेंगे, नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट टॉपिक है आपका। इंडियन नेशनल मूवमेंट 1905 तक कर चुके थे हम। अब हम करेंगे 95 के आगे, 1905 से लेके 1916 और 17 तक, 95 से 1916 तक। हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में इस दौरान क्या क्या हुआ हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉम 1905, जो 1905 के बाद का पीरियड होता है उसे एरा ऑफ क्या कहते हैं, एक्सट्रीमिज्म। अब एक्सट्रीमिस्ट लोग कौन थे? मॉडरेट्स। मैंने आपको कहा जब पहले कांग्रेस बनी, कांग्रेस के मैंने आपको बताया सेशंस हुए थे, कैसे कांग्रेस हर साल जो है अपने जो है वो सेशन हर साल दिसंबर में कंडक्ट करवाती थी। अब क्या हो गया, कुछ यंगर नेशनलिस्ट जो है इस दौरान 1905 के बाद अराइज होते हैं, यंगर नेशनलिस्ट लीडर। तो यंगर नेशनलिस्ट जो होते हैं वो कांग्रेस के तरीकों से खुश नहीं होते, डिससेटिस्फाई होते हैं मॉडरेट्स का जो तरीका होता है। और मॉडरेट्स का तरीका होता है जो 3P पे बेस होता है, प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट। अब मॉडरेट्स का ये माना जाता है, मॉडरेट्स ये कहते हैं हम कुछ भी करेंगे, कोई भी प्रोटेस्ट करेंगे, हम गवर्नमेंट के अंडर रह के जो है इस प्रोटेस्ट को करेंगे। एक्सट्रीमिस्ट क्या कहते हैं? एक्सट्रीमिस्ट ये कहते हैं कि हमें, मॉडरेट्स कहते हैं हम पीसफुल तरीके से करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं कि जिस तरह फोर्सफुली तरीके ने ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कंट्रोल किया है उसी तरीके से हम फोर्सफुली तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या है, प्रोटेस्ट करेंगे। इसलिए जो पीरियड होता है 1905 उसे क्या कहते हैं, द पीरियड फ्रॉम 1905 वाज known as the era of extremism। जो पीरियड होता है 1905 के बाद का उसे क्या कहते हैं, एरा ऑफ एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिस्ट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब एक्सट्रीमिस्ट का माना जाता है कि हमें सक्सेस कैसे मिलेगी, हमें कामयाबी कैसे मिलेगी, बोल्ड विंस से। एक्सट्रीमिस्ट believed that success could be achieved through bold wins। अब एक्सट्रीमिस्ट का यह मानना है कि हमें सक्सेस कैसे मिलेगी, हमें पीसफुल तरीके से नहीं हमें सक्सेस मिलेगी, हमें जो कामयाबी मिलेगी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिशर्स से जो हम कामयाबी हासिल करेंगे वो कैसे तरीके से हासिल करेंगे, बोल्ड मीन्स से करेंगे। अब इंपॉर्टेंट जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो कौन कौन से थे? इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वर, इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन कौन से थे? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय नंबर 1। नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें हम लाल बाल पाल भी कहते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इसी में 9 लगा देता हूँ मैं। नंबर 3 पे है बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। और नंबर 4 पे है औरोबिंदो घोष। औरोबिंदो घोष नंबर 4 पे। ये इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो मैंने आपको बताया, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और औरोबिंदो घोष। अब काजिस क्या थे?
मॉडरेट्स का क्या माने, क्या कहते थे मॉडरेट्स, मॉडरेट्स कैसे प्रोटेस्ट करते थे मैंने आपको बताया। एक्सट्रीमिस्ट क्या कहते थे। अब इसके पीछे क्या काजिज थे कि जो है एक्सट्रीमिस्ट कैसे राइज हुए, हम वही काजिज जो है इस जो है वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या काजिज थे कि एक्सट्रीमिस्ट जो है वो राइज हो गए। काजिज के बारे में डिस्कस करेंगे। काजिज फॉर द rise of the extremist लीडर्स राइज हुए, रेवोल्यूशनरीज ग्रुप भी उसको राइज हुए। अब जब ये राइज हुए, इनके पीछे कुछ ना कुछ तो काजिज हुए, बिना काजिज के कोई भी चीज जो है नहीं होती, बिना किसी वजह के कोई भी चीज नहीं होती। अब इसके पीछे काजिज क्या रहे कि एक्सट्रीमिस्ट क्यों राइज हो गए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से काजिज थे। नंबर फर्स्ट, द यंगर नेशनलिस्ट्स were dissatisfied with the achievement of Congress during the first phase of 15 to 20 years। अब जो यंगर नेशनलिस्ट थे वो डिससेटिस्फाइड थे कांग्रेस की अचीवमेंट से। फिर 15 से 20 साल हो चुके थे कांग्रेस को बने हुए, और जो मॉडरेट लीडर थे कुछ ऐसा खास जो है उनको जो है अचीवमेंट जो है वो मिली नहीं थी, इसलिए जो यंगर नेशनलिस्ट थे वो डिससेटिस्फाइड थे कांग्रेस से। दे वर critical against constitutional and peaceful agitation। अब जो यंगर नेशनलिस्ट थे वो मॉडरेट्स के इस मेथड के, जो मेथड था कौन सा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल और पीसफुल जो है एजिटेशन करेंगे। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इसके क्रिटिकल थे। एक्सट्रीमिस्ट क्या थे? क्रिटिकल। दे वर क्रिटिकल अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल एजिटेशन। पॉपुलरली मॉडरेट्स उन्हें क्या कहते हैं? 3 पीस मॉडरेट्स ने नाम दिया था। पॉपुलरली नोन एज 3 पीस। 3 पीस जो मॉडरेट्स अक्सर ये मेथड यूज करते थे वो कौन से थे? प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट। ये 3 तरीके थे जो मॉडरेट्स यूज करते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। एक था प्रेयर, एक था पिटीशन, और तीसरा जो था वो कौन सा था? प्रोटेस्ट। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो क्रिटिकल थे, इन मेथड्स के अगेंस्ट थे। प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट। अब उसके बाद क्या होता है? इकोनॉमिक माइजरीज ऑफ 1890 further exposed the exploitative character of the British rule। अब जो इकोनॉमिक माइसिस थी 1890 की, उन्होंने एक्सपोज कर दिया था बिल्कुल ब्रिटिशर्स को कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से जो है इंडिया को जो है वो इकोनॉमिकली ब्रिटिशर्स जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक मैंने तरीका आपको बता दिया कि मॉडरेट्स मतलब काजिस के एक्सट्रीमिस्ट क्यों राइज हो रहे थे। एक तो जो उनको मॉडरेट्स के तरीके हैं,
पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशन एजिटेशन वो उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे। वो दूसरा जो इकोनॉमिक माइजेस जो ब्रिटिशर्स जो है इंडिया को इकोनॉमिकली जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। अब उसके बाद सेवन फैमिली killed around 90 lakh pupils between 1896 and 1900। अब बहुत सारी आपदा आई थी, बहुत सारी बीमारियां फैली थी। अब 1896 और 1900 के बीच में यहाँ पे तकरीबन 90 लाख लोग इन आपदाओं की वजह से और बीमारियों की वजह से यहाँ पे मारे जा चुके थे। एक्सट्रीमिस्ट है वो राइज हो रहे थे, मैंने आपको उनके रीजंस बताए। अब एक्सट्रीमिस्ट और क्यों राइज हो गए? ग्रोथ आ गई, ग्रोथ ऑफ सेल्फ और रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। ग्रोथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। अब जो है एक्सट्रीमिस्ट का ये माना जाना था, एक्सट्रीमिस्ट ये कहते थे कि जो इंडियंस हैं, इंडियंस जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। इंडियंस के पास इतनी पावर है कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ के ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटा के और खुद जो है अपनी कंट्री पे जो है वो रूल कर सकते हैं। तिलक, लाला लाजपत राय, एंड बिपिन चंद्र पाल और द नेशनलिस्ट to rely on the capacity and confidence of the Indian people। अब जो मैंने आपको बताया ग्रोथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस क्या थी, तिलक, लाला लाजपत राय, औरबिंदो घोष जितने एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ये नेशनलिस्ट लीडर्स को, बाकी नेशनलिस्ट लीडरों को कहते थे कि हमें इंडियन लोगों की, जो हमारे लोग हैं, हमें उनकी कैपेसिटी और कॉन्फिडेंस पे क्या करना पड़ेगा, हमें उन पे भरोसा करना पड़ेगा, हमें उस पर रिलाई करना पड़ेगा और ब्रिटिशर्स के जो है खिलाफ एक वाइड मूवमेंट चला के जो है ब्रिटिशर्स को यहाँ से, इंडिया से जो है वो भगाना होगा। यहाँ तक आप इसे जो है वो नोट डाउन कर लें। इसके बाद और क्या था? ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इंक्रीज अवेयरनेस। अब क्या था? वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में आ चुकी थी। अब लोग धीरे धीरे क्या हो रहे थे? एजुकेट हो रहे थे और लोग जो है धीरे धीरे अवेयर हो रहे थे। अब लोगों को समझ आ रहा था कि ब्रिटिश किस तरह जो है इंडिया को जो है इकोनॉमिकली जो है ब्रिटिश जो है कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इंक्रीजेस अवेयरनेस। अब ग्रोथ ऑफ एजुकेशन की वजह से एजुकेशन आ गई तो लोगों में क्या होगी? लोगों में अवेयरनेस होगी। अब नेक्स्ट है इसके बाद इंटरनेशनल इवेंट्स। अब इंटरनेशनल इवेंट्स का भी बहुत असर पड़ा। अब जो इंटरनेशनल इवेंट्स की वजह से, इंटरनेशनल जो इवेंट्स हुए उसकी वजह से इंडियंस जो है, इंडियंस इनकरेज हुए ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। इंडियंस इनकरेज हुए। इंटरनेशनल इवेंट्स जो है वो कौन कौन से होते हैं? द डिफीट ऑफ इटालियन आर्मी बाय द इथोपियंस। इथोपियंस क्या करते हैं?
इथोपियंस क्या करते हैं, इटली की आर्मी को, एक बहुत बड़ी आर्मी को जो है वो डिफेट करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, एक और होता है रशिया जापानीज वार ऑफ 1904 to 95। अब रशिया और जापान के बीच में 1904 से लेकर 1905 के बीच में वार होती है। फॉर द फर्स्ट टाइम एन एशियन कंट्री हैज डिफीट the European country in a war। रशिया जापानीज वार होती है 94 में, 94 से 95 के बीच में, जिसमें क्या होता है, जापान क्या करता है, जापान डिफीटेड रशिया, जापान रशिया को हरा देता है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा होता है कि एन एशियन कंट्री है डिफीट द यूरोपियन कंट्री इन ए वार। एक वार में, पहली बार वार में ऐसा होता है कि एशियन कंट्री जो है किसी यूरोपियन कंट्री को वार में जो है वो डिफीट करती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, दिस इनकरेज इंडियंस टू फाइट अगेंस्ट the European power। अब इंडियंस इन इवेंट से भी इंकरेज होते हैं कि किस जैसे उन कंट्रीज ने, पहले यह माना जाता था कि यूरोप को हराना जो है वो नामुमकिन है। अब जब जापान जो है रशिया को हराता है, एक यूरोपियन कंट्री को हराता है, किसी यूरोपियन कंट्री को हराना नामुमकिन था, जापान जब रशिया को हराता है तो इंडियंस इनकरेज होते हैं कि हम भी जो है यूरोपियंस के खिलाफ जो है, जैसे एक एशियन कंट्री लड़ सकती है, जैसे इथोपियंस लड़ सकते हैं, छोटी सी कंट्री इटालियन बहुत बड़ी आर्मी को जो है वो डिफीट कर सकती है, उसी तरह जो है हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ के ब्रिटिशर्स को डिफीट करके अपने देश को जो है आज़ाद कर सकते हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स, और उसके बाद क्या होता है, पॉलिसीज ऑफ कर्जन, पॉलिसीज ऑफ कर्जन। आप कर्जन की बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, उनकी वजह से भी एक्सट्रीमिस्ट जो है, मैंने ये सारे जितने भी आपको ये बताए, ये रीजन बताए कि एक्सट्रीमिस्ट जो है क्यों राइज हुए। हम एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बारे में पढ़ते हैं, ये लीडर एक्सट्रीमिस्ट है, लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, औरोबिंदो घोष, लेकिन और रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ते हैं, रेवोल्यूशनरी ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उनके पीछे जितने भी वो रीजंस हैं कि ये जो है आखिर ये ग्रुप्स जो है ये क्यों राइज हुए, ये उनके पीछे यही रीजन है, बहुत सारे रीजन है। अब पॉलिसीज ऑफ द कर्जन, जो इमीडिएट कॉज होता है एक्सट्रीमिस्ट के राइज करने का, वो पॉलिसीज होती है किसकी, कर्जन की। द इमीडिएट कॉज फॉर द rise of the extremist was the reactionary policies of the Curzon। अब जो इमीडिएट कॉज होता है, जो एक्सट्रीमिस्ट राइज करते हैं एकदम, वो होती है कर्जन की पॉलिसीज। कर्जन कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आता है जिसकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट जो है वो राइज होते हैं। रिएक्शनरी पॉलिसीज होती है कर्जन की। कौन कौन सी पॉलिसीज होते हैं, कर्जन के टाइम में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट पास होता है। ही पास्ड द कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 में कर्जन क्या करता है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पास करता है, जिससे क्या आता है, रिड्यूसिंग द इंडियन कंट्रोल्स ऑन
लोकल बॉडीज। अब लोकल बॉडीज पे जैसे म्यूनिसिपैलिटी होगी तो उनमें जो इंडियन कंट्रोल होता है, जैसे कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट आ जाता है तो इंडियंस का कंट्रोल उन बॉडीज पे जो है वो कम हो जाता है। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पास होता है कब? 1899। अब यूनिवर्सिटी एक्ट आता है 1904 में। यूनिवर्सिटी एक्ट आता है 1904 में। ये क्या कर देता है? ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटीज की कम कर देता है। रिड्यूस्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द यूनिवर्सिटीज। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, यूनिवर्सिटी एक्ट, उसके बाद सेडिशन एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आते हैं कर्जन के टाइम में। सेडिशन एक्ट एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट reduced the freedom of the people। अब इन एक्ट्स के तहत क्या है? अब ये एक्ट्स क्या है? अब ब्रिटिशर्स इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हर एक चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इंडियंस को फोर्सफुली जो है कंट्रोल करके रखा है। अब ये एक्ट आ जाते हैं सेडिशन एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अब इन एक्ट के तहत क्या होता है? अगर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाते हो तो आप पे जो है वो कार्रवाई हो जाएगी, आप पे देशद्रोह का जो है वो मुकदमा लगाया जाएगा और आपको इन एक्ट्स के तहत जो है वो सजा सुनाई जाएगी। और सेडिशन एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है लोगों की फ्रीडम को जो है बिल्कुल खत्म कर देते हैं। जैसे आज डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलते हो तो आपके खिलाफ जाहिर सी बात है ये एक्ट्स हैं, आपके खिलाफ क्या होगी? कार्रवाई होगी। अब वर्स्ट मेयर क्या था? हिज वर्स्ट मेयर was the partition of Bengal। partition of Bengal। अब यहाँ पे मैंने आपको कर्जन के बारे में भी बता दिया। कर्जन का रूल जो था 1899 से लेकर लगभग 1904 या 1905 तक था। अब कर्जन के टाइम में क्या होता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है कब? 1905 में। और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो है यहाँ पे बहुत सारी जो है वो मूवमेंट्स लाई जाती है। अब जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है उसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो क्यों होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पीछे क्या मकसद होता है बंगाल को डिवाइड करने का, वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक मैंने आपको जो है काजेज बताए, कौन से काजेज, जिन काजेज के पीछे रेवोल्यूशनरिस्ट हो गए या एक्सट्रीमिस्ट हो गए, जिन काजेज की वजह से ये ग्रुप्स जो है वो राइज करते हैं।